Okay, hello everyone, good morning. Okay, good morning, good morning, good morning. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. ओके ओके सो कल हमने यहाँ पर साक्षी यार, ये बिल्कुल अब ये चीजें पॉसिबल नहीं होती यार. आप जो कह रहे हो ना करने के लिए, चीज आपको प्लीज ध्यान देना चाहिए. नहीं पॉसिबल और फिजिबल नहीं होता. टेक्निकल बहुत सारी इसमें करनी होती हैं चेंजेस. इतना हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्लीज पहले ध्यान दिया करो. हम एक एक चीज आपको सही तरीके से, साफ सुथरा तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताते हैं. इस चीज में ये है, इस चीज में ये है. तो बार बार उस चीज को करना, वेरी फ्रेंकली बोलूंगा, नहीं पॉसिबल है ना. ये गलती नहीं करनी चाहिए थी आपको. ठीक है. ओके सो कल हमने यहाँ पर किया था, बैलेंस शीट के बारे में कुछ चीजें करी थी. उसमें कुछ और पॉइंट्स थे जो मैं अपडेट कर देता हूं आज. फिर हम एक नया कुछ शुरू भी करेंगे आज की डेट में. ठीक है. कल हमने जो बैलेंस शीट देखी थी, कुछ उसमें और टर्म्स आती हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से पूछी जाती हैं. प्रीवियस ईयर भी पूछी गई थी ऐसी कुछ टर्म्स को. उनको मैं देखता हूं. एक यहां पर आपने असेट्स कल पढ़ा. ठीक है. असेट्स के अंदर यहां पर काफी ज्यादा बाइफर्केशंस होती हैं अलग अलग चीजों की. उनमें से एक टाइप ऑफ असेट होती है करंट असेट्स. ठीक है. करंट असेट्स. और एक लाइबिलिटी साइड एक होती है टाइप ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज ए करंट लाइबिलिटी. अब करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी सर क्या होता है, इसको समझते हैं. देखिए, करंट का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज चलती रहती है, तरलता, मतलब कि तरलता इन द सेंस करंट, जैसे पानी का करंट बह रहा है, बह रहा है, चल रहा है, चल रहा है. उसी तरह से ऐसी कोई असेट जो हमारी है, जो चल रही है, चल रही इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं मूवेबल है, मूवेबल तो खैर है ही, लेकिन वो यहां पर बदलती रह रही है, बदल रही है, बार बार बदल रही है. कौन सी ऐसी असेट है जो बार बार बदलती रहती है? आपका लाइक दी आपके डेटर्स. डेटर किसी ने उधारी ली, एक पर्सन ने उधारी ली, उसने चुका दी, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में चुका दिया. ठीक है, पैसा चुका दिया. फिर नया कोई आ गया, फिर उसने नई उधारी कर ली, पिछला चुकाया, अगली कर ली, पर एक नया पर्सन ही डेटर के रूप में आ गया. बदलाव हो रहा है. राइट. डेटर्स हुआ. स्टॉक, आपकी दुकान पे जो सामान पड़ा है, बदलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, उसमें बिकता रहता है. ठीक है. आपके हाथ में कैश जो है, या बैंक बैलेंस जो है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल है. और भी हो सकता है, लेकिन बेसिक कुछ एग्जाम्पल ये हैं आपके, लाइक द स्टॉक, डेटर्स और कैश, जो कि आपकी करंट असेट्स का पार्ट बनते हैं. यानी कि ये ऐसे असेट्स हैं जो कि आपके बदलते रहते हैं, इनमें काफी बदलाव, चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. अगला आता है करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी यहां पर क्या होती है? करंट लाइबिलिटी यहां पर होती है ऐसी लाइबिलिटी यहां पर जो कि यहां पर बदलती रहती है. वही सेम, यानी कि लाइबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर्स. मोटा मोटी इसमें क्रेडिटर्स आते हैं, या फिर बैंक से कोई लोन लिया हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से कौन सा लोन होता है? लाइक दिस सीसी, कैश क्रेडिट, 1 साल के लिए होता है. ओडी, है ना. ये जो लोन होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म लोन होते हैं. ये भी आपके करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन सकते हैं. ठीक है. ओके.
सो ये है आपका करंट असेट्स और ये है आपका करंट लायबिलिटीज। ये दोनों के दोनों आपको कंसेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। ओके, अब यहां पर सर बदलने से मतलब क्या है, मतलब कोई टाइमलाइन है इसके लिए कि 2 महीने, 6 महीने, साल भर, क्या है टाइमलाइन? देखो बेसिकली हम जो करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं शॉर्ट टर्म पर्पज से। और शॉर्ट टर्म पर्पज की वैसे डेफिनेशन देखिए, कोई भी चीज जो 1 साल का टाइम लेती है, लेकिन ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज डिपेंड करती है बिजनेस पे। डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो उधार वाला सिस्टम होता है वो 6 महीने वाला होता है, क्योंकि वो पूरी मार्केट में ही ऐसा होता है कि पूरी मार्केट में मान लीजिए फार्मा कंपनीज है, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज है, फॉर एग्जांपल है ना, कंपनीज है, तो उनका मान लीजिए मार्केट में सिस्टम ऐसा है कि वो तो 3 महीने की उधारी चलती चलती है भाई साहब, है ना। आप आगे दे दो पैसा तब भी 3 महीने में पैसा वापस आएगा, पीछे सामान ले लो तब भी आप 3 महीने में पेमेंट करेंगे, मान लो जैसा चल रहा है। तो उनके लिए 3 महीने के लिए उनके जो होंगे वो डेटर्स 3 महीने के हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर 3 महीने का सिस्टम चलेगा, किसी जगह पे 6 महीने का होता है, किसी मार्केट में 1 महीने का होता है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, किस तरह से आप इस टाइमलाइन को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर दो कंसेप्ट हो गए। इसी तरह से जो करंट असेट्स नहीं है उनको हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं, उनके आगे नॉन शब्द लग जाता है। और सेम इसी तरह से जो करंट लायबिलिटीज नहीं है उनके आगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज शब्द लगा देते हैं, ठीक है। ओके, एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अभी मैं पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक सामने एक पॉइंट आ गया तो इसको मैं अभी जस्ट लिख रहा हूं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, वैसे फॉर्मूला अलग भी होता है, लेकिन फिलहाल जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में वर्किंग कैपिटल के ऊपर जब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कराऊंगा, यानी कि मैं जब लोन्स एडवांसेस का पोर्शन कवर करूंगा आपको, तब मैं इसका कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है और व्हाई दिस फॉर्मूला इज हियर, कि क्यों आखिरकार करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से माइनस करें तो वर्किंग कैपिटल निकलती है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये था तो इसके साथ मैंने कनेक्ट करके बता दिया। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है यहां पर आपकी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई मेरी बात। सर आपकी क्लास साइट पर सेशन के बाद रिकॉर्डेड में नहीं चल रही। मैंने हमारी टीम ने आपको बहुत बार पहले भी कहा है कि अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडो 8 है, विंडोज 7 या विंडो 8 है, या फिर एंड्रॉयड वर्जन कोई बहुत पुराना है आपके पास, तो आपकी क्लासेस चलने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अपने विंडोज को प्लीज अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि विंडोज 7 विंडो 8 को तो वैसे भी जो विंडो है वही यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। इनकेस कल को अगर आपका कुछ भी लैपटॉप में इश्यू हो जाता है तो वो विंडो 7 विंडो 8 आपको जो डली हुई है ना, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा विंडोज में, उसको एरर दिखा देगा, वो उसको अपग्रेड करने के लिए आपको मजबूर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके कंप्यूटर में है तो क्लासेस में हमारी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज हमारी क्लासेस बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। कहीं ना कुछ आपके डिवाइसेस में प्रॉब्लम होती है। अब ये सोच देखो कि हमारे यहाँ पे हजारों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों में से अगर मान लीजिए कोई 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चा, 1000 में से मान लो 20 बच्चा, 25 बच्चा कंप्लेंट कर रहा है कि क्लासेस नहीं चल रही है, ये एरर है या ये एरर है, तो आप ये सोचो बाकी 975 बच्चा जो है वो तो गलत नहीं है ना, वो तो क्लासेस सही चल रही है, वो स्मूथली काम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके डिवाइसेस में, आपके ये वहां पर कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इस चीज को मान के चला करो, इस चीज को थोड़ा समझा करो कि कहीं ना कहीं सर हमारे में ही प्रॉब्लम होगी, नहीं तो बाकी लोगों को तो सही चल रही है और आपको उसका सोल्यूशन बताया गया है। ये चीज आप अपग्रेड करो यहाँ पर, तो ये चीज हो जाएगी आपकी, राइट। इस चीज को करो, एंड्रॉइड वर्जन बहुत ज्यादा पुराना है, उस चीज को देखो, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। आईपैड में तो वैसे भी अभी सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसका इश्यू है, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से है, उस पे क्लासेस जो है वो आईओएस पे कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सिक्योरिटी रीजंस हमें अपग्रेड करने पड़े आईओएस में, क्योंकि क्लासेस कहीं ना कहीं इधर उधर डल रही थी, तो दैट्स वाई वो आईओएस वर्जन पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको अभी कह दूं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, बाकी आप विंडो कोई है 7-8 को अपग्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ,
ये है आपका पूरा पूरा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का खेल, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट्स इट। ठीक है, इसमें यहाँ पर और कोई मुझे कल बैलेंस शीट मैंने बाकी सब कुछ आपको बता दिया है, क्लियर है, ठीक है, ओके दैट्स इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नए टॉपिक पे चलते हैं। आज नया टॉपिक एक और स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है आपका क्या, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू दी सम हिस्ट्री और द टाइप्स ऑफ बैंक वगैरह वगैरह, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर जो कि आता है कमर्शियल बैंक्स का, या फिर कह लीजिए सबसे पहले आता है एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। एक हिस्ट्री के ऊपर भी लेकर चलूंगा, हिस्ट्री की मुझे ना पीपीटी पता नहीं कहाँ रह गई, इस पीसी में है शायद, दूसरे पीसी में है घर पर, तो वो मुझे मिल नहीं रही, नहीं तो मैं आज हिस्ट्री आपको पूरी पूरी पढ़ानी थी बैंकिंग की, तो मैं हिस्ट्री वो बिना पीपीटी के वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री समथिंग ईयर्स आते हैं, टाइमलाइन आती है, डाटा बहुत सारा है, तो नहीं तो मैं वो आपको आज हिस्ट्री से शुरुआत करता है, कैसे बैंकिंग स्टार्ट हुआ था, कैसे आगे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे टाइप ऑफ बैंक आए। ठीक है, तो वो मैं कल की पीपीटी में आपको लगा दूंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा एक उसी का ही हिस्ट्री का ही एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हमारे इंडिया में है, जो नॉर्मल आप बैंक्स देखते हो वो सारे के सारे नॉर्मल बैंक, सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही है इंडिया में। अब इनका नाम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही क्यों है, शेड्यूल बाद में हुआ, पहले कमर्शियल बैंक्स बने। कमर्शियल बैंक इनका नाम क्या है, कमर्शियल बैंक इसलिए इनका नाम है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। कमर्शियल, कोई भी चीज ऐसी जो प्रॉफिटेबल होती है, बिजनेस करते हैं, उसको हम कमर्शियल कहते हैं ना, तो वही चीज, दैट्स वाई इनका नाम कमर्शियल बैंक है। और आगे शेड्यूल को लगा है, उसके पीछे का कारण ये है बिकॉज शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहां पर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड है एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये रजिस्टर्ड है सेकंड शेड्यूल में। यहां पर सेकंड शेड्यूल सर क्या मतलब, क्या हुआ सेकंड शेड्यूल का, सेकंड शेड्यूल का मतलब होगा आरबीआई के एक्ट में यहां पर एक जगह पे शेड्यूल बना रखा है, एक जगह पे एक पार्ट है, एक जगह पर एक पेज है समझ लीजिए, उस जगह को हम शेड्यूल बोलते हैं। और उसके सेकंड शेड्यूल जो है उसमें इस चीज की डेफिनेशन लिखी है आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की। तो क्या डेफिनेशन है सेकंड शेड्यूल में जो लिखी है, उसमें पहला क्राइटेरिया जो है कि अगर कोई भी बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनना चाहता है तो उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो यहां पर कितनी होनी चाहिए, वो यहां पर आपकी 5 लाख रुपए होनी चाहिए, उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा ये कंसेप्ट कहता है कि यहां पर उसकी जो काम करने की तरीका है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी कि पब्लिक का इंटरेस्ट मतलब पब्लिक की इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा नहीं, वो है आपका यहां पर कि पब्लिक के हित में कार्य करना चाहिए, सोसाइटी के हित में कार्य करना चाहिए। अगर आप ये दो कंडीशन पूरी करते हो कोई भी बैंक, तो वो बैंक यहां पर अगर आरबीआई के पास रजिस्टर कराता है अपने आप का सेकंड शेड्यूल में, तो वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन जाता है। तो कर सर क्या इस पर्टिकुलर शेड्यूल कमर्शियल बैंक करना जरूरी है, मैं क्या नॉर्मल बैंक नहीं रह सकता, क्या मुझे अनिवार्य है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनकर रहूंगा, मैं नॉन शेड्यूल भी रह सकता हूं? बिल्कुल आपके पास चॉइस है, आप एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी रह सकते हो। आरबीआई ने कुछ कंपल्शन नहीं कहा है कि आपको यही करना है, लेकिन शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में यहां पर जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो तो आपको दो तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी आरबीआई के द्वारा। पहली सुविधा, आपको जो रेमिटेंस फैसिलिटी है, रेमिटेंस फैसिलिटी है, रेमिटेंस फैसिलिटी का मतलब होता है कि फंड्स को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स को ट्रांसफर करना, वो आपको सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत यहां पर आपको यहां पर कुछ सुविधा दी जाती है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के तहत यहां पर आरबीआई के द्वारा यहां पर फंड्स दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं ना आरबीआई के द्वारा, रेपो रेट के तहत आपको यहां पर पैसे की नीड है तो आरबीआई आपकी मदद करता है ना, तो वो वाली जो मदद है वो भी अगर आपको, अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है तो आपको नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर दो क्राइटेरिया है, रेमिटेंस फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आपकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी, यानी कि आपको कोई भी फंडिंग नहीं दी जाएगी, आपको पैसा चाहिए वो नहीं दिया जाएगा अगर आप नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारे बैंक जो इंडिया में हैं वो अपने आप को आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर करवा ही लेते हैं
और वो यहां पर आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहां पर बन ही जाते हैं। और ये दो कंडीशंस जो है ये पूरी करनी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। पेड अप कैपिटल 5 लाख की लानी, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना, ये किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल काम नहीं है किसी भी एक अच्छे बैंक के लिए करना। अब यहां पर एक शब्द आता है पेड अप कैपिटल। अब हम कल एक शब्द पढ़ रहे थे, कल से या कल ही हमने पढ़ा था, कैपिटल शब्द हमने पढ़ा था। सर क्या ये कैपिटल जो है वो पेड अप कैपिटल वाली ही कैपिटल है? थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके ऊपर बात करता हूं पहले, ठीक है। देखो यहां पर कैपिटल जो होती है वो होती है पूंजी लगाई गई। कैपिटल इज दी, मैंने आपको क्या किया, मैंने कोई पूंजी लगाई यहां पर बिजनेस में, मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो मैं बताने वाला हूं एक पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट, ये यहां पर किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो कंसेप्ट है जुड़ा हुआ है कंपनी से। अगर आप एक कंपनी है, अगर आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो तभी ये वाला कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल केस में यहां पर नॉर्मल अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर आप एक कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। कैपिटल अलग अलग तरीके की होती है, जिनमें से एक कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड एक कैपिटल होती है आपकी पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, जितनी अमाउंट तक आप अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हो, यानी कि पूंजी आप उस कंपनी में लगा सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। और उसमें से जितनी आपने पैसा लगाया है, कंजम्पशन जितनी है, जितनी कंजम्पशन यानी कि जितना पैसा आपने लगा दिया है, वो कहलाती है पेड अप कैपिटल। एक एग्जांपल है मैं हमेशा देता हूं, ये ग्लास है पानी का, नीचे से गोल कैसे हो गया, चलो जो भी है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं, ग्लास की जो कैपेसिटी है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और ग्लास के अंदर जितना पानी भरा हुआ है, जितना पानी भरा हुआ है, ये पेड अप कैपिटल है। समझ गए मेरी बात? ग्लास की कैपेसिटी इज द ऑथराइज कैपिटल, और ग्लास के अंदर जितना पानी है यानी कि जितना आपने कैपिटल उसके अंदर लगा दी है, दैट इज द पेड अप कैपिटल। और ये कंपनी के केस में ही होता है, ये यहां पर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वगैरह उनके केस में नहीं होता, ये कंपनी के केस में ही ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल वगैरह वगैरह वो काम करती है, ठीक है। इस चीज को, कंपनी के केस को, कंपनी कैपिटल को हम और डिटेल में सीखेंगे जब हम फाइनेंशियल मार्केट करेंगे ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस में पोर्शन कराऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस के बाद। तो उस वक्त यहां पर ये जो कैपिटल का फिगर है, ये जो चीज है कंपनी से रिलेटेड, ये थोड़ी सी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको और बेहतर तरीके से इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और बेहतर तरीके से आपको ये चीज डेफिनेटली समझ में भी आएगी, ठीक है। तो ये है आपका ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट। तो यहां पर पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ये यहां पर इसका कंसेप्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत ये आपका काम करता है। आई होप कि क्लियर होगी बात आपकी। और ये यहां पर इनको ये दो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो सर फिर क्या इंडिया में कितने ऐसे बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? सर फिर नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर यही नहीं मिल रहा है सुविधा तो फिर वो काम कैसे करते हैं? मान लीजिए कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उसमें कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे सर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, और सॉरी मुझे पैसा ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो सर कर दो। वो कहेंगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर हम नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। कहते हो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना, अजीब सा लगता है ना। तो इसलिए इंडिया में आप मान के चलो जितने बैंक्स आपको दिखाई देते हैं, दिखाई मतलब इन द सेंस अर्बन सेमी अर्बन एरिया में जितने ही ऑलमोस्ट बैंक्स आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कोई बैंक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? सर ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा इसको बता दो। तो बेटा आपको नहीं पता चल सकता, कहीं पर भी बोर्ड के ऊपर डिफाइन नहीं होता बैंक की शेड्यूल है कि नॉन शेड्यूल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वर्क कल्चर है, जो अंदर वर्किंग होती है, उससे पता चल सकता है कि आपको यहाँ पर नॉन शेड्यूल है कि शेड्यूल है। नॉन शेड्यूल बैंक जो होता है वो आपका पैसा जो है किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। अगर आप नॉन शेड्यूल में जाते हो और कहती है मेरे फलां एसबीआई पीएनबी में मेरा पैसा ट्रांसफर कर दो, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता यहां पर पैसा ट्रांसफर। तो ये उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत भी उनको मदद नहीं मिलेगी। ये तो खैर इसका आपको कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को जो लेना देना वो रेमिटेंस से लेना देना,
ठीक है। अब सर इंडिया में कौन कौन से बैंक नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं? इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स है, सहकारी बैंक जो होते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे सहकारी बैंक है जो आज की डेट में भी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है? वो बेटा इसलिए है क्योंकि ये बैंक जो होते हैं, ये बैंक्स यहाँ पर आपका बहुत ही एक छोटे एरिया में काम करते हैं, या फिर हो सकता है इनकी ब्रांचेस ही एक दो होती हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो उसमें आपके पास आता है ना, इस कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया है, इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। बहुत ही फ्रीक्वेंट न्यूज है। और ऐसा नाम होता कभी आपने नाम ही नहीं सुना होता, और फिर नाम के आगे एक पर्टिकुलर सिटी का नाम जुड़ा होता है। नोट करना कभी, है ना, कोई बैंक का अगली बार न्यूज आएगी ना, नोट करना, अभी याद नहीं आ रही होगी तो, कि कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और ये बैंक यहां पर स्थित था, एक शहर का नाम लिखा होगा, तो यानी कि वो बैंक की ब्रांच ही एक थी, केवल एक ब्रांच में ही सीमित था। तो अगर वो एक ही ब्रांच में सीमित था, उसको पता है मेरे पास ज्यादा कस्टमर है नहीं, मेरे पास थोड़े बहुत कस्टमर है, तो ठीक है, वो फिर ऐसा काम शेड्यूलिंग करने की जरूरत क्या उसको। और उसके पास कोई बड़ा कस्टमर भी नहीं आता लोन लेने के लिए। 5 लाख की कैपिटल का मतलब ये हुआ कि उसके पास कोई लोन लेने के लिए बड़ा कस्टमर ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है लोन देने की। उसके पास खुद के पास 2 लाख 3 लाख है, तो डिपोजिटर्स क्या आएगा, उसके पास कोई बड़ा डिपोजिटर्स आएगा नहीं, डिपोजिटर बड़ा आएगा तो वो लोन कैसे देगा। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे? तो वो बैंक्स होते हैं आपके नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो आप आमने सामने अपने देखते हो, वो सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही कहलाते हैं। ठीक है। तो नॉन शेड्यूल में आपके कुछ चुनिंदा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि यहां पर शामिल होते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलते, लेकिन हाँ कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर आपने अपने एरिया में कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना और वो बस वहीं सुना हो, आपने आसपास किसी और शहर में जाते हो वहां पर आपने वो बैंक देखा ही ना हो, तो समझ लेना वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ठीक है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एक बार मेरे से गलती से किसी और बैंक में एक गलती से डबल बार जो पैसा था वो ट्रांसफर हो गया था, मेरे से गलती हुई थी, डबल बार मैंने पैसा भेज दिया था उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में। और जो सामने वाला बैंक था जिसमें गया था वो एक कोऑपरेटिव बैंक था, और हमारे एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम मेल वेल करके, और हमारे हेड ऑफिस के थ्रू मेल उस ब्रांच के हेड ऑफिस में जाकर, और एक ऑफिशियल के थ्रू हम यहाँ पर एक कर सकते हैं, कोई गलती हुई है तो उसको हम वापस से वो हमें पैसा वापस भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हुई थी, फिर मैंने वैसे ही डायरेक्टली उनकी ब्रांच से बात करने की कोशिश की, मुझे नंबर ऑनलाइन मैंने कहीं से देखा, तो उस बैंक उस ब्रांच में मैंने बात की। तो जब कॉल किया मैंने कहा सर ऐसे ऐसे डबल चला गया, तो आप एक हम मेल कर देते हैं, आप डायरेक्टली हमें कर दो, नहीं तो हेड ऑफिस जाएगा मेल, हेड ऑफिस से वहां जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम यहीं पर निपटा लेते हैं बात को, आप तुरंत मुझे वापस कर दो। वो कहता सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा आरटीजीएस। हमने कहा क्यों? कहता मैं सर एक नॉन शेड्यूल बैंक हूँ, मतलब मेरे पास फैसिलिटी ही नहीं है रेमिटेंस करने की। तो हमने कहा फिर पैसा वापस कैसे आएगा? सर पैसा सर वापस तो आ जाएगा लेकिन समय लगेगा। हमने कैसे? कहते सर पैसा हमारा जाएगा कैसे? पैसा जाएगा हमारा, सबसे पहले जाएगा हमारा, हमारे हेड ऑफिस में पैसा जाएगा, हम अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू हेड ऑफिस में पैसा भेजेंगे, और हमारा हेड ऑफिस कनेक्टेड है आरबीआई से, तो वो आरबीआई के पास पैसा भेजेगा, और फिर आरबीआई आपको पैसा भेजेगा। तो उसमें हम मैनुअल एंट्री करेंगे, मैनुअल एंट्री हमारा, हम मैनुअल एंट्री करेंगे अपने हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस आगे मैनुअल एंट्री करेगा आरबीआई को, और आरबीआई फिर अपने मैकेनिज्म के थ्रू आपको पैसा भेजेगा आपके हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस से आपके ब्रांच में। और उस काम को करने में समय लगता है, इतना आसान नहीं होता वो काम करना। तो ये मेरे साथ एक बार नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पैसा अटक गया था किसी कस्टमर का, 2 बार चला गया था उसका पैसा। समझ रहे पॉइंट ऑफ व्यू? इतना ये वर्स्ट सिचुएशन है, मैं तो खुद फेस कर चुका हूँ इस चीज को। ठीक है। मतलब कि आज तक पढ़ाता पढ़ाता था हमेशा क्लास में, और ये इंसिडेंस आज से 2 साल पहले का ही है ना। जब से इंसिडेंस हुआ है तब से, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट है तो तब से मैं इंसिडेंस हमेशा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में इस इंसिडेंस को हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मुझे याद आ जाती है उस टाइम पे नॉन शेड्यूल की असली डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन मेरे साथ हो चुकी है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की। नॉर्मली लोगों को पढ़ाता था आज तक इतने साल, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिकल मेरे साथ ही हो गया वो नॉन शेड्यूल, और वो मुझे उस दिन याद भी आया, मैंने कहा ला यार यही तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स को पता था कि रेमिटेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आज मेरे खुद के ऊपर वो चीज लग गई, है ना। यार पहले डिस्कस किया, बिल्कुल राइट। वही है, मेरे लिए पुराने पिछले बैच किए हो तो मैंने हमेशा ये चीज डिस्कस करता हूँ ताकि नए वाले स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए। ओके, तो ये चीज आपकी खेल है पूरा पूरा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। किसी तरह कोई डाउट कोई समस्या पूछो तो पूछो, पूछनी है तो पूछो। नहीं 1 महीना तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ समय लगा था।
इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? बस वो ऑफिशियल मेल्स वेल्स हैं यार, उनके थ्रू ही हैंडल वैंडल होता है, और तो क्या होता है, और तो कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। सो यहां पर आपका सर अगर किसी लाइन में कैपिटल लिखा है तो पेड अप कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। इट डिपेंड्स ओशिन, मतलब अगर पेड अप कैपिटल, अगर कैपिटल लिखा है और वो कंपनी है तो माइट भी वो पेड अप कैपिटल के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, ओके, पहली बार पता चला, चलो अभी तो बहुत, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो देखना। कल की जो आरबीआई असिस्टेंट की क्लास हुई थी ना मेरी, कल मैंने आरबीआई असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी थी, आपको बताई था मैंने, तो जो क्लास हुई थी ना उसमें मैंने ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स बताए थे मैं, ये बैंकिंग के, मतलब उसमें मैंने एमसीक्यूज लिए थे बेसिकली बैंकिंग के, और एमसीक्यूज के थ्रू मैं बैंकिंग कंसेप्ट्स बता रहा था। तकरीबन उनको मैंने 25 से 30 क्वेश्चन कराए थे। अब सोचो, सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन मैंने 3 घंटे में कराए थे, और 3 घंटे में उन 25-30 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आ रहा था बैंकिंग का, और सामने जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो कह रहे थे सर क्या बात है, मतलब ये पहली बार हमने सुना। क्योंकि वो एक होता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपने तो मेरे से कभी करंट अफेयर्स में सुन लिया, कभी बैंकिंग अवेयरनेस में चीज सुन ली, है ना, कहीं ना कहीं आपने मुझसे, अगर मुझसे जुड़े हो तो आपको मेरा पढ़ाने का लहजा वगैरह पता है ना। और बिल्कुल एक नया बच्चा फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, एक ऑफलाइन का बच्चा जब मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है और मुझे सुन रहा है, तो अब आप सोचो कि फर्स्ट टाइम उसकी सिचुएशन और इतने सारे बच्चों की सिचुएशन क्या रही होगी कल की क्लास में। तो मजा आ गया कल की क्लास में, मतलब सही बताऊं तो क्या क्लास थी, मतलब पढ़ाने में गजब मजा आ रहा था वहां पर। तो मतलब एक अलग ही वाइब भी अलग थी कि भाई साहब आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं हम। वाइब भी अलग थी। एक अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना वो वाइब अलग होती है कि यार किसी और प्लेटफॉर्म में जाके गेस्ट स्पीकर के रूप में पढ़ाना, गेस्ट फैकल्टी रूप में पढ़ाना, और वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मजा आ गया यार। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है सर, कोऑपरेटिव बैंक का कुछ बता सको? कोऑपरेटिव बैंक एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैंने जस्ट एक स्टार्ट किया है यार, अभी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह क्या होता है सब एक्सप्लेन करूंगा। एमओयू तो एग्रीमेंट होता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सर। क्या लिखा है, प्लीज एबोरेट टर्म इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरव्यू में हेल्प को। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मतलब कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में काम करना, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना। कि कोई गाइडलाइन अगर आरबीआई ने दी है तो उस गाइडलाइन को पूरा करना। आरबीआई गाइडलाइन क्यों देता है? आरबीआई गाइडलाइन देता है कि मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में ये चीजें हैं, इनको पूरा करोगे ताकि पब्लिक की मदद होगी, है ना। तो फिर अगर उसके अगेंस्ट काम करोगे, आरबीआई के अगेंस्ट काम करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ अफरोज, बहुत बढ़िया यार, सुन लिया तुम्हारी बात सुन के तो मैंने बोला है अभी आरबी वाली बात यार। सर आरबीपी इंटरव्यू तक कितना हो जाएगा कुछ बता सकते हैं? काफी हद तक बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन जो है, फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्ट नहीं होगी। बाकी डिपेंड करता है कि तुम्हारा आरबीपीओ का इंटरव्यू कौन सी डेट को होता है, क्योंकि इंटरव्यू भी काफी लंबे चलेंगे, है ना। तो काफी करा दूंगा यार, मतलब मेरे ख्याल से बैंकिंग अवेयरनेस तो मैं कंप्लीट ही करा दूंगा। फाइनेंशियल इकोनॉमिक पढ़ जाए, बच जाए तो बच जाए, बैंकिंग तो मैं करा दूंगा। पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख है, मिनिमम 5 लाख। कंपनी के अलावा बताया प्रोप्राइटर बाद में बताओगे आप? हाँ बिल्कुल होशिंग, वो जो मैंने बताया ना प्रोप्राइटरशिप वगैरह, वो कंपनी के बारे में मैं डिटेल में, जब आप कंपनीज, मैं फाइनेंशियल मार्केट लाऊंगा ना तब बताऊंगा। एनसीएस एनएसबी पर आरबीआई का रेगुलेशन रहता है, बिल्कुल रेगुलेशन तो आरबीआई का रहता है, बट वो सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है। लाइसेंस आरबीआई देता है, उनको ऑपरेट आरबीआई करता है, उनके रेगुलेटर जो है, जो भी गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं थे बेटा। आरबी असिस्टेंट की जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उसमें मैंने ट्रेनिंग दी थी कल मैंने। हाँ हो जाएगा आशीष, जितना कराऊंगा ना उतना आई थिंक इनफ होगा आपके उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। कुछ टॉपिक्स बचेंगे तो डोंट वरी, जितना कराऊंगा उतना इनफ होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आगे मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा आज, बस एक और टॉपिक मैं छोटा सा आपको कवर कर देता हूँ। ठीक है, टॉपिक तो क्या मतलब ऐसे जस्ट रैंडम बता देता हूँ, उसी को कल कंटिन्यू करेंगे फिर हम। ठीक है, टाइप ऑफ बैंक्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बैंक्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, उनके ऊपर उनको डिटेल में यहाँ पर आपका देख लो, उसी कराने उसके करा लो, कुछ अपडेशन होता है तो फिर यहां से कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जो आपके बैंक्स हैं उनमें एक बैंक आता है यहां पर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक आता है यहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके ऊपर बात करेंगे। फॉरेन बैंक के ऊपर बात करेंगे हम। ये टाइप ऑफ बैंक बता रहा हूं जो आगे आने वाले दिनों में हम बात करने वाले हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बात करेंगे और पेमेंट बैंक के ऊपर भी बात करूंगा मैं आपसे। ये टाइप ऑफ बैंक्स हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसके अलावा यहां पर हम आरआरबीज भी डिस्कस करेंगे, लोकल एरिया बैंक भी हम डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक को भी डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आने वाले दिनों में। ठीक है, ये सारे के सारे बैंक्स हम इसको क्लास को करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आज की क्लास में मेरी पीपीटी का पंगा रह गया, क्योंकि हिस्ट्री मैं पहले करवाना चाहता हूँ, फिर मैं इनके ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उसी के अंदर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक उसी के अंदर इंक्लूड होते रहेंगे, है ना। तो मैं कल करेंगे अब इसी को कंटिन्यू, आज करवाने की कोशिश होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया। आज इतना ही करते हैं, इतने ही कंसेप्ट को आज रिवाइज करो। कल हम आएंगे, कल हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे, कैसे बैंक इवॉल्व हुए, कैसे कैसे आगे बढ़े बैंक, कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर आए, पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी, फॉरेन बैंक्स कहाँ घुसे, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक की क्यों जरूरत पड़ी, लोकल एरिया बैंक क्या है, आरआरबीज कब आए, कब स्टार्ट हुए, कैसे कैसे स्टार्ट हुए, कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या डेफिनेशन है, इनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। कल पूरी क्लास में यही हम सारे के सारे इन बैंक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, खत्म कर देंगे कल सारे के सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी 8:15 आपकी एक और पेड क्लास है, करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, उसमें आ जाओ। और फिर 9:15 एडिटोरियल क्लास में मोस्ट वेलकम। उसमें तो एडिटोरियल की क्लास तो डेली अटेंड कर लिया करो, उसमें रिवीजन हो जाता है सारी की सारी टर्म्स का, कि उसमें यही टर्म्स बार बार फाइनेंशियल मार्केट की देखने को मिलती हैं, उसमें अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका, और कुछ नई टर्म्स भी रोज सीखने को मिल जाती है जो डेली करंट अफेयर्स में आती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, है ना, बाय बाय।